इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक डायमेंशनल स्टॉर्म धरती से टकराया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी मात्रा में डायमेंशनल बीइंग्स इस धरती पर दिखाई देने लगे, जैसे कि गॉड्स, फेरीज, मॉन्स्टर्स, घोस्ट, एंजल, डीमंस, एल्फ और ऐसे ही कई सारे लेजेंडरी डायमेंशनल बीइंग्स इस धरती पर शो होना चालू हो चुके थे। इन डायमेंशनल बीइंग्स को 4 कैटेगरी क्लासेस में बांटा गया है, जो कि मॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल है। इन डायमेंशनल बीइंग्स की डिस्ट्रक्टिव पावर की कैपेबिलिटी हम इंसानों की सोच के परे है, इसलिए हम इंसानों को मॉर्टल क्लास के बॉटम में डाल दिया गया था। पर हम इंसान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एवॉल्व कर और हमारी पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट कर हायर लाइफ फॉर्म्स में बदल सकते हैं। पर यहाँ पर हमारी पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करने के अलावा एक और रास्ता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की एवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, और वो तरीका है इन डायमेंशनल बीस्ट के शिकार करना और उनके अंदर से उनकी चीजों को चुराना, जिनके अंदर कई सारे डायमेंशनल क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जिनको अपने ऊपर पर्सनल इस्तेमाल करने की वजह से हमारी एवोल्यूशन स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। पर यहाँ पर किसी भी डायमेंशनल बीस्ट को ढूंढना और उसका शिकार करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। अगर एक इंसान गलती से इसके अंदर चला गया तो वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद हमें एक स्कूल की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर क्यूब आई हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ज़ाओ वैन को बुला रहे होते हैं। पर ज़ाओ वैन तो वहाँ पर बुक को लगाकर बड़े ही आराम से सो रहा होता है और सारी की सारी क्लास उसको इस तरीके से सोता हुआ देख रही होती है। टीचर क्यूब आई ज़ाओ वैन को इस तरीके से देखकर हताश होते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमारे पुराने प्रिंसिपल ज़ाओ वैन की बहुत ज्यादा वैल्यू किया करते थे, क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा जीनियस हुआ करता था और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। जहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल टीचर क्यूबाई के साथ गार्डन में घूम रहे होते हैं और वो क्यूबाई को बताते हैं कि इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं। पहली टाइप वो है जिसके अंदर ज़ाओ वैन आता है और दूसरी टाइप वो है जिसमें बाकी लोग आते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल की छुट्टी की बेल सुनाई देती है, जिसको सुनते ही ज़ाओ वैन की नींद खुल जाती है और वो क्लास से भागते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और टीचर क्यूबाई इसको देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल ने इसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझ लिया था। ज़ाओ वैन तेजी से कॉरिडोर में भागते हुए सीधे बाहर आ जाता है और भागकर सीधे टेनिस ग्राउंड में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन अपने पास से मोबाइल निकाल कर हम लोगों को बताता है, जब से मुझे ये मिस्टीरियस फोन मिला है उसके बाद से मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। असल में इस फोन के अंदर एक गेम है, जिसकी वजह से ही मैंने कल्टीवेशन क्लासेस पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जिसके बाद ज़ाओ वैन उस मोबाइल के ऊपर अपनी ब्लड ड्रॉप डालकर उसको चालू करता है, जिसके अंदर एक गेम होता है, और उसको चालू करने के लिए ज़ाओ वैन आसपास देखता है और उसके ऊपर एक और ड्रॉप डालता है, जिससे वो गेम के अंदर अपने कैरेक्टर को क्रिएट कर सके। फिर गेम स्टार्ट होता है और हमें बताते हैं गेम के अंदर उसका अवतार जो भी कल्टीवेशन यहाँ पर अचीव करेगा, उसकी वजह से ज़ाओ वैन की कल्टीवेशन भी अपग्रेड होगी। और हमें दिखाते हैं कि ज़ाओ वैन की ड्रॉप की वजह से ज़ाओ वैन का अवतार पूरी तरह सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने गेम को खेलते हुए अपने अवतार को डंजन के अंदर भेजता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, अगर इस गेम के अंदर मेरा अवतार कोई भी एबिलिटी को अपग्रेड करेगा तो उसके साथ रियल लाइफ में मेरी एबिलिटीज भी अपग्रेड हो जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट है। इसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में डालकर कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा और मैं आराम से टेंशन फ्री होकर यहाँ पर गेम खेलकर अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड भी कर सकता हूँ। फिर गेम के अंदर ज़ाओ वैन का अवतार एक चींटी से मिलता है, जो कि मॉर्टल क्लास की एक बहुत बड़ी एंट थी, जिसको देखते ही ज़ाओ वैन उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और रेगुलर कई सारे अटैक करने के बाद ज़ाओ वैन का अवतार उस चींटी को मार देता है। जिसके बाद सीन हमारे टीचर क्यूबाई के ऊपर आ जाता है, जो स्कूल से निकलते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये भले ही हम लोगों के लिए काम सी बात थी, पर अपनी आंखों के सामने एक ऐसे रेयर जीनियस को देखना जिसने केवल अपनी 16 साल की उम्र में ही अपने पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करना चालू कर दिया था। पर जैसा कि हम लोगों को डर था कि इस दुनिया में ज़ाओ वैन की तरह और भी कई सारे लोग होना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो केवल अपनी एस्थेटिक मेडिटेशन के साथ ही अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर सकते हैं और साथ ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी पैरामोडियल एनर्जी को खुद से ही पॉलिश कर सकते हैं। जिसकी वजह से स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स और टीचर का ध्यान ज़ाओ वैन के ऊपर जाना ही था और हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि डेफिनेटली ज़ाओ वैन के पीछे कोई न कोई यहाँ पर जरूर आएगा। पर ज़ाओ वैन के टैलेंट और कैपेबिलिटीज को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर 1 पर आने में कोई भी दिक्कत होगी, पर अनएक्सपेक्टेडली। जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ज़ाओ वैन को चैलेंज करने
के लिए आई होती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई जावेन को चैलेंज करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लड़की है। ये तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसको अभी स्कूल में आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। सच में ये तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जावेन उस लड़की के सामने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हो चुका था और इस लड़की का नाम आजिन है। जावेन आजिन से बोलता है कि हम लोग आज से पहले कभी मिले हैं, पर आजिन जावेन के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देती और उसे कहती आ जाओ, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये देखकर जावेन भी गुस्से में आ जाता है और वो आजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो चलो देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। आजिन जावेन को उसके ऊपर अटैक करता हुआ देखती है, पर वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलती। पर जैसे ही जावेन आजिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो आजिन अपनी एक किक से जावेन को नॉकआउट कर देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बातें करते हुए कहते हैं क्या इस लड़की ने जावेन को एक ही किक में नॉकआउट कर दिया है। सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़की का नाम क्या है। जिसके बाद सीन फिर से हमारे टीचर क्यू पर आ जाता है और वो आगे कहते हैं आजिन डेफिनेटली ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब से जावेन आजिन से एक ही मूव के अंदर हार गया था, उसके बाद से जावेन की पूरी मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब वो केवल सोता है और गेम खेलता है। और अगर वो कहीं सो नहीं रहा होगा तो वो जरूर गेम खेल रहा होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। जिसके बाद सीन फिर से जावेन के ऊपर आ जाता है जो अभी भी गेम खेल रहा होता है और वो गेम खेल कर कहता है सच में आज तो मुझे मजा आ गया, मेरा जैकपॉट लगा है। क्योंकि जावेन को चींटी को मारने के बाद उसे एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिला होता है और जैसे ही जावेन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी रियल वर्ल्ड में जावेन की बॉडी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद नरेटर हमें मोबाइल की गेम के बारे में बताता है कि ब्लड से बने हुए अवतार के क्रिएट हो जाने के बाद जैसे ही अवतार गेम के अंदर किसी भी तरीके की पैरामोडियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी गेम से निकलकर प्लेयर की हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर अपनी खुद की एबिलिटीज को भी राइज कर सकता है और अपग्रेड कर सकता है। और यही नहीं, इस मोबाइल के अंदर ही गेम खेलने की वजह से प्लेयर वो चीजें भी देख सकता है जो वो रियल दुनिया में सीधे तरीके से नहीं देख सकता। फिर हमें जावेन के रेगुलर 1 महीने गेम खेलने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्टेट्स काफी ज्यादा कम होते हैं, पर अब उसके स्टेट्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और जावेन गेम को खेलते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर केवल एस्थेटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन करता तो मुझे डर है कि यहाँ पर हजारों साल के बाद भी मैं इतनी ज्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस नहीं कर पाता। पर इस गेम के क्रिस्टल के पॉपअप हो जाने की वजह से मुझे एक ही रिग्रेट होता है कि मैं इसको रियल लाइफ के अंदर बाहर नहीं निकाल सकता। वरना सोचो अगर मैं गेम के अंदर से इन लो लेवल के क्रिस्टल्स को बाहर भी निकाल पाता तो शायद मैं इनको बेच सकता था, जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली भी जी सकता हूँ। अब हमें फिर से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवतार के सामने एक रेड म्यूटेटेड एंट आ जाती है जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ी और रेड कलर की थी। वो तेजी से आते ही जावेन के अवतार के ऊपर अटैक कर देती है, पर जावेन का अवतार के अटैक से पहले ही जंप कर साइड में कूद जाता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जावेन अपने सामने एक रेड म्यूटेटेड एंट को देखकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है एक रेड म्यूटेटेड एंट एक नॉर्मल एंट से बहुत ज्यादा फास्ट पावरफुल होती है, पर जितना समय मेरे पास है उतने समय में मैं इसको हरा तो सकता हूँ। पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर उसके साथ और भी कई सारे नॉर्मल एंड्स हैं, इसलिए मैं एक साथ इन सबसे नहीं लड़ सकता। पर तभी जावेन वहाँ पर किसी के आने के पैरों की आवाज सुनता है जो उसी की तरफ ही बढ़ रहे थे। जावेन वहाँ पर उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है इस लड़की का नाम तो जाओ रियोक्सी है, पर क्या ये मुझे ही देख रही है। डैम इट, मेरा टाइम खराब हो गया। जिसके बाद वो अपने गेम पर फोकस करने लगता है और साथ ही अपने मन में आगे सोचता है अगर यहाँ पर फेंग रियोक्सी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो शायद यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर मैं इस बैटल के दौरान इस गेम को एग्जिट भी नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात है। इसलिए जावेन सबको छोड़कर फिर से अपने गेम पर फोकस करना चालू कर देता है। पर तभी फेंग रियोक्सी जावेन की तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार जावेन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जावेन उसकी तरफ देखकर कहता है क्या,
आखिर तुम मुझसे बात कर रही हो। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है ठीक है, अगर ये मुझे देख भी रही है तो इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई गेम अट्रैक्टेड हूँ। फेंग रियोक्सी ज़ाओवैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे, जिससे हम लोग ग्रेजुएशन एग्जाम के लास्ट प्रैक्टिकल टेस्ट को दे सके। ज़ाओवैन उससे कहता है कि सच में तुम तुम्हारी टीम के अंदर मुझे इनवाइट कर रही हो, पर आखिर तुम मेरे साथ टीम अप क्यों करना चाहती हो, मैं तो पूरी तरह से कचरा हूँ। फेंग रियोक्सी ज़ाओवैन से बोलती है असल में हम लोग कॉम्बैट टेस्ट में हमारा बेस्ट देकर बेस्ट स्कोर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग टीममेट्स की जरूरत है और यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ज़ाओवैन गेम पर ध्यान देते हुए उसे कहता है तो तुम्हारा मतलब वो है जो मैं 1 महीने पहले था। ये सुनकर रियोक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए ज़ाओवैन से बोलती है ये मेरा ओपिनियन है कि तुम अभी भी वही हो और अभी भी तुम वही इंसान हो जिसको मैं पूरे स्कूल में अपना राइवल समझती हूँ। तो ज़ाओवैन रियोक्सी से पूछता है कि आखिर आर्यन कौन सी पोजीशन पर है। तो रियोक्सी उससे पूछती है क्या तुम इसके बारे में नहीं पता, पर आर्यन हमारे स्कूल से कब की ट्रांसफर होकर जा चुकी है। ये सुनकर ज़ाओवैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता था कि आर्यन मॉडल क्लास को सरपास कर चुकी है। जो सुनकर रियोक्सी उससे कहती है उसका आना और इस तरीके से चले जाना बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। ये देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो केवल यहाँ पर स्पेशली तुम्हें हराने के लिए आई थी और मुझे तो ये लगा था कि शायद तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों के बीच में दुश्मनी है जिस वजह से वो सेटल करने के लिए यहाँ पर आई थी। पर ज़ाओवैन आर्यन के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा अजीब सी थी। जिसके बाद वो रियोक्सी से कहता है कि नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं जानता था, हम लोगों की लास्ट फाइट से पहले मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था, तो हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी कैसे हो सकती है, तो अब इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। तो रियोक्सी उससे कहती कि ये सब छोड़ और टीम के बारे में बताओ, आखिर तुम्हारा क्या आंसर है। तो ज़ाओवैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद रियोक्सी वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, हम लोगों के बीच में अब डील हो चुकी है और मैंने तुम्हारे अलावा 2 और टीममेट्स को ढूंढ लिया है। यहाँ पर 4 लोगों की टीम को एक साथ टेस्ट देना होगा, इसलिए हम चारों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे हम लोग एक दूसरे के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सके और हमारी टीम वर्क को एक दूसरे के साथ अच्छे से परफेक्ट कर सके, जिससे रियल कॉम्बैट टेस्ट में हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो बोलकर रियोक्सी वहाँ से जाने लगती है और गेम के अंदर ज़ाओवैन उस म्यूटेटेड एंट को हरा देता है। फिर उस म्यूटेटेड एंट के मरने के बाद उसका क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिसको उसका अवतार जल्दी से उठाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ज़ाओवैन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी वहाँ पर और भी कई सारी म्यूटेटेड एंट आ जाती है जो उसके ऊपर अटैक कर उसको हरा देती है, जिस वजह से ये गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। ज़ाओवैन गेम के खत्म हो जाने के बाद वो उठता है और कहता है अब इसे छोड़ो, मैं घर जाकर इसके स्टेटस देखूंगा कि आखिर मेरा क्या हुआ। पर जैसे ज़ाओवैन खड़ा होने लगता है तभी उसके मोबाइल के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए ज़ाओवैन उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा होता है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये क्रिस्टल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से ज़ाओवैन को ऐसा लगता है कि जरूर उस क्रिस्टल के अंदर एक लेजेंडरी वीटा स्किल होगी। पर इस चीज से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है कि आखिर एक एंड के अंदर वो स्किल कैसे हो सकता है। इसलिए ज़ाओवैन जल्दी से अपने फोन के ऊपर अपनी ब्लड ड्रॉप को डालकर स्टेटस चेक करने लगता है और देखता है। और जैसे ही ज़ाओवैन अपने स्टेटस को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके स्टेटस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और साथ ही उसके पास एक वीटा स्किल भी आ चुका था। पर साथ ही ज़ाओवैन अपने पास विटालिटी स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि एक 7th रैंक की डिवाइन माइटी फिस्ट थी। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।